व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने यूनिट 1 कर लिया है कंप्लीट। अब बारी है माइक्रो का यूनिट 2 करने की। तो आइए जल्दी से यूनिट 2 के क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर से और डिमांड से कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। सीधा सीधा चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहला लो जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो अगला 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 सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। तो आंसर बनना चाहिए डिक्रीजेस। तो 1 का आंसर बनेगा बी, डिक्रीजेस। बजट सेट में क्या आता है? अब देखो बच्चों, बजट लाइन में वो कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसपे मैं अपने बजट को फुल्ली एग्जॉस्ट कर देता हूं। मतलब बजट लाइन मैक्सिमम पोटेंशियल होता है मेरी इनकम का। बजट सेट में मैं वो भी लेता हूं जिसपे पूरा पैसा खर्च हो रहा है, मैं वो भी लेता हूं जिसपे पैसा बच भी जाए, यानी अंदर वाले भी लेता हूं सारे कॉम्बिनेशंस। तो देखो, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर ऑलरेडी पोजेस, all the combination of two goods which a consumer cannot afford, all the combination of two goods which a consumer is willing to buy, all the combination of two goods which a consumer can afford। तो D बनेगा बच्चों। जो भी कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो पूरा अपना इनकम एग्जॉस्ट करे चाहे ना करे, सारे आ जाते हैं बजट सेट में। ठीक है सर। Which of these is a condition of consumers equilibrium by indifference curve analysis? बच्चों वैसे हमारे पास सिलेबस में जो CUET का सिलेबस है उसमें सिर्फ सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी वाली कंडीशंस दी हुई है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की दी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि कंडीशंस तो जरूर देख जाना, कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी एनटीए ने नीट का एग्जाम बनाया, नीट में भी बच्चों क्वेश्चंस तुमको दिखेगी सिलेबस में दिए नहीं हुए थे और आ गए वहां पे भी। तो एनटीए है ये, कंडीशंस तो जरूर देख लेना भाई, कुछ नहीं पता क्या बना दे, है ना। तो प्लीज ये वाली कंडीशंस तो जरूर देख लेना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। क्या होती है? MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। यहाँ पे C पार्ट बनता है हमारे पास MRS XY, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास स्लोप है किसका? इंडिफरेंस कर्व का। इट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन PX अपॉन PY। ये ध्यान रखना, ठीक है। MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। लो जी, ये हमारा मेन है। इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, तो इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? तो बच्चों इक्विलिब्रियम पे कब जाएगा वो? उसको X में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो X का कंजम्पशन बढ़ाएगा, Y का कंजम्पशन कम करेगा। इससे क्या होगा कि X में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा। तब तक करेगा जब तक बराबर ना हो जाए। स्टॉप बाइंग एनी कमोडिटी गलत, बाय बोथ द कमोडिटी गलत, बाय मोर ऑफ X, यही बनेगा। फोर्थ का बनेगा बच्चों हमारे पास C। चलो, इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ पॉइंट विच शोज, क्या दिखाते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बोल रहा है, इंडिफरेंस कर्व यही है, वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। करेक्ट है, ए ही ओके। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट is calculated as MUN is equal to T1 minus T1 minus 1 फॉर्मूला। ये D। 6 का बनेगा बच्चों हमारे पास D। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना होता है, ठीक है। बढ़िया सर। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज अ टेंजेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व बिकॉज, क्यों होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि बेटा दोनों का स्लोप बराबर होता है। मैंने बोला ना, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है MRS और बजट लाइन का स्लोप है PX अपॉन PY, यानी प्राइस रेशो। तो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वहां पे इक्विलिब्रियम पे होता है। C पार्ट बनेगा MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। नंबर 8, व्हेन इकोनॉमिक्स स्पीक ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, दे आर रेफरिंग टू, किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों यूटिलिटी की जब भी बात होती है तो वहां पे वो सेटिस्फैक्शन को रेफर कर रहा है। तो डिमांड नहीं, यूजफुलनेस नहीं, सेटिस्फैक्शन, C पार्ट। नंबर 9, according to one of the assumptions of law of DMU, there should be dash between the consumption of one unit and another unit। बताओ जी, DMU में क्या था कि हमारे पास 2 यूनिट का कंजम्पशन
के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन हमने पढ़ा है कि एक के बाद एक कंजम्पशन होगा, तो देयर शुड बी नो टाइम गैप। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, दोनों का प्राइस 4 है। अगर कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन लेता है ऑफ टू गुड्स विद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 4, द कंज्यूमर विल, बताओ जी कंज्यूमर क्या करेगा अगर जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो 4 आ रहा है। अब सोचो बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास वो 4 आ रहा है। अब अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 आ रहा है, इसका मतलब एक यूनिट को गेन करने के लिए वो 4 यूनिट को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यही तो एमआरएस होता है कि एक यूनिट को गेन करने के लिए कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो भाई इसका मतलब तो ये है कि अभी उसको खूब मजा आ रहा है एक यूनिट में, एक्स में काफी मजा आ रहा है, 2 गुड्स लेता है, एमआरएस बहुत ज्यादा लिया हुआ है, तो अगर उसको खूब मजा आ रहा है तो फिर तो वो एक्स को और बाय करेगा और बाय करेगा और बाय करेगा, तब तक करेगा जब तक सेटिस्फैक्शन कम ना हो जाए। तो यहाँ पे ही विल बाय मोर ऑफ एक्स आना चाहिए क्योंकि एमआरएस काफी ज्यादा दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ही विल बाय मोर ऑफ एक्स आएगा बच्चों, ए पार्ट। Suppose Mayank consumed burger and garlic bread. Okay. Which of the following bundle of burger and garlic bread will be Mayank choose if he has monotonic preference? बच्चों monotonic preference क्या बोलता है? वो बंडल लो जिसके अंदर आपको मैक्सिमम क्वांटिटी मिल रही है, जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो यही बोलता है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी है वो लो। तो देखो सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बर्गर तो 5 इन दोनों में है और गार्लिक ब्रेड सबसे ज्यादा ए में ही है, तो वो बंडल ए ही लेने वाला है, यही वाला लेगा। 11 का आंसर बनेगा ए। ए बी सी आर 3 कॉमोडिटीज, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं बच्चों, ए और सी सब्स्टिट्यूट्स हैं। विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ए, समझो जरा, 3 कॉमोडिटी ले लो, ठीक है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री है और ए और सी सब्स्टिट्यूट्स हैं। ए और सी क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, ए कॉमन है ना, ए कॉमन है, बी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और सी इसका सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, शुगर ले लेते हैं, शुगर मेरा ए हो गया, ठीक है, शुगर मेरा ए हो गया और बी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये ले लो टी, और सी इसका सब्स्टिट्यूट है, ये ले लो जैगरी। जैगरी समझ गए ना, ठीक है, बेसिकली शक्कर। ओके, तो अब ये बोल रहा है अगर प्राइस बढ़ता है ए का, चीनी महंगी हो जाती है, चीनी महंगी होती है अगर, तो चाय की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज ए बी सी विल फॉल, ये तो गलत हो गया। डिमांड ऑफ कॉमोडिटीज ए एंड बी विल फॉल वेयर एज डिमांड ऑफ सी विल राइज। देखो ऐसा ही तो होगा, शुगर महंगी हो रही है तो शुगर की खुद की डिमांड भी कम होगी, चाय की भी कम हो जाएगी और ये बढ़ जाएगी, तो ये सही है। डिमांड ऑफ कॉमोडिटी ए एंड बी विल फॉल एंड डिमांड ऑफ सी विल राइज। परफेक्ट है बच्चों, यही आंसर बनना चाहिए, जबरदस्त है ना, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। तो आपको ऐसा ही लेना है कि एक गुड का एक सब्स्टिट्यूट है और एक का एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है, बाकी तो सब गड़बड़ लिखा हुआ, यही आंसर बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर ये भी डन है, 13th पे आ जाओ। द डिमांड कर्व फॉर अ कॉमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन होता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, ऑफ कोर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम, बिल्कुल। इनकम सेम, यस। अदर फैक्टर्स बच्चों सारे कांस्टेंट लेके चलते हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट। फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट आएगा? भाई प्राइस देख लो, बस प्राइस कांस्टेंट है, देखो प्राइस पहले भी 20 अब भी 20, जब भी प्राइस सेम होता है डिमांड चेंज हो रही है अदर फैक्टर की वजह से, 100 से 70 कम हो रही है, तो यानी यहाँ तो शिफ्ट होगा और वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट मिलेगा। 14th का आंसर बनेगा हमारे पास बी। बच्चों ध्यान रखना, प्राइस जब भी कांस्टेंट हो तो डिमांड अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है, बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। चलो, Which of the following is not an assumption of law of demand? कौन सा law of demand का assumption नहीं है? Price of substitute good do not change, ये तो है। Income of the consumer remains same, ये भी है। There is no change in the taste and preferences, ये भी है। Price of the given commodity, ये नहीं है बच्चों, ये तो खुद का प्राइस कोई assumption थोड़ी ना होता है,
तो डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू। सोचो बच्चों, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है तो भाई मूवमेंट तो नहीं होने वाला, क्योंकि मूवमेंट तब होता है जब अपने ही खुद के प्राइस में हो। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम होने की वजह से मेरी जो डिमांड है वो अल्टीमेटली क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो रहा है, दोनों साथ में चलते हैं तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। अपवर्ड मूवमेंट गलत, डाउनवर्ड मूवमेंट गलत, राइटवर्ड शिफ्ट यस। 16 का बनेगा बच्चों सी। भाई अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी ना, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सी पार्ट। विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस एज इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। बोल रहा है अगर एक का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड जो है कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो चीपर हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटी। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस इफेक्ट को बोला जाता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर अल्टीमेटली कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो दूसरे की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा ना, सीधी सीधी सी बात है। अगर एक चीज सस्ती हो गई तो दूसरे अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग इधर आ जाएंगे, और ये महंगा हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग उधर चले जाएंगे, है ना। तो देखो लिखा हुआ है विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटी। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। 17 का ए। यहां क्या लिखा हुआ है भैया, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज डिमांड फॉर एक्स 12 माइनस 2px वेयर एज px स्टैंड्स फॉर प्राइस। ठीक है जी। इफ देर आर 5000 कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट, 5000 कस्टमर्स हैं, देन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ 3 विल बी। कितना हमारे पास यहाँ पे होने वाला है डिमांड, अगर जो मार्केट प्राइस है वो 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों जल्दी जल्दी से। हमारे पास एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन तो दिया हुआ है। क्या है डिमांड फंक्शन, डिमांड फॉर x 12 माइनस 2 प्राइस ऑफ x, ये है ना। और प्राइस तुमको इसने दे दिया, कितना दे दिया, 3 रुपए। तो यहाँ पे px की जगह 3 रख दो, 12 माइनस 2 इंटू 3, 12 माइनस 6। तो डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड 6 यूनिट्स की आ गई। इंडिविजुअल डिमांड कितनी आ गई, 6 यूनिट्स की। अगर कस्टमर्स कितने हैं, 5000 हैं, तो डिमांड फॉर x बाय 5000 कस्टमर 6 इंटू 5000, 30,000 यूनिट्स आ जाएंगे बच्चों। 30,000 बी पार्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन से, इस डिमांड फंक्शन से हमने एक की डिमांड निकाल ली भाई, उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट, 30,000 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। अगला क्या है, द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड शिफ्ट फ्रॉम डी डैश टू स्मॉल डी डैश। ओके, इसका क्या मतलब बच्चों, देखो शिफ्ट कर रहा है तो प्राइस में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब सोचो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। सी पार्टी ऑप्शन बनेगा। 19 का बन जाएगा हमारे पास सी। देखो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो हम फिर राइट में शिफ्ट करते हैं बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है ये, सी पार्ट बनेगा। एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक्सपेंशन में अपवर्ड मूवमेंट होता है, गलत है ये, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है बच्चों एक्सपेंशन में। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। भाई प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड कम होगा, मूवमेंट होगा और अपवर्ड मूवमेंट होगा, ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 20 का बनेगा बेटा हमारे पास डी। भाई सबसे पहले समझो बच्चों कि एक्सपेंशन का मतलब डिमांड बढ़ना होता है, तो मूवमेंट तो नीचे की तरफ होगा ना, ऊपर की तरफ थोड़ी होगा, तो गलत हो गया, है ना। ये सही है। देखो अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम कब होगी, जब प्राइस बढ़ेगा, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर चेंज इन डिमांड। बच्चों चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम हो सकता है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकता है, ऑल आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, चेंज इन डिमांड बोल रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इवन आफ्टर राइज इन इट्स प्राइस, बोल रहा है प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, तो फिर डिमांड कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक,
परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। बच्चों देखो जहां जहां भी इलास्टिक है इसका मतलब डिमांड चेंज हो रही है, यहां तो डिमांड चेंज नहीं हुई, देयर इज नो चेंज, तो फिर वो इनइलास्टिक में ही आने वाला है। तो आंसर बनेगा बी, 22 का बन जाएगा हमारे पास बी। ठीक हो गया जी, बढ़िया सर। डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का क्या मतलब होता है? जब हमारे पास जो चेंज इन प्राइस है वो ज्यादा है लेकिन चेंज इन डिमांड थोड़ा सा कम है। तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ पहला ही लग जाएगा, ए ही आ जाएगा। 23 का हमारे पास ए ही ऑप्शन बन जाएगा। चलो भाई 24, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन यूनिटी, 1 से कम है, 1 से कम है बच्चों, 1 से कम है इसका मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होगा। अ डिक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, प्रोपोर्शनेटली लेस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये सही है, ए ही बनेगा। 24 का बन जाएगा हमारे पास ए। A 5% fall in the price of good X leads to 10% rise in its demand. In case of good Y, 2% rise in price leads to 6% fall in its demand. In the given case, dash is more elastic. कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? भाई वैसे ही पता चल रहा है, यहाँ पे 5 से 10% का चेंज है, यहाँ पे 2 से 6% का चेंज है, 3 गुना है, ये ज्यादा चेंज है, तो Y is more elastic. Y, B part. A firm is currently selling 10,000 units of his product per month. Firm plans to reduce the price from 1 से 0.90. Okay, price कम कर दिया. From the previous experiences, the firm knows that price elasticity of demand will be 1.5. Elasticity 1.5 दी हुई है, आपको बोल रहा है बाकी कुछ चेंज नहीं है, तो बताओ सेल कितनी हो जाएगी? वाह, ये हुई ना बात। तो देखो बच्चों एक बात समझो, हमें इसने बोला कि P1 है, P1 0.9 है, ठीक है। Q जो है पहले कितना था? 10,000 यूनिट्स। Q1 इसने बोला कितना हमको नहीं पता, तो डेल्टा P 0.1, डेल्टा Q Q1 माइनस 10,000, और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। आओ पुट करते हैं, डेल्टा Q कितना है? Q1 माइनस 10,000 अपॉन Q 10,000 इंटू P 1, डेल्टा P 0.1, और यहाँ पे है 1.5, यहाँ पे कितना है? 1.5। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1.5 इज इक्वल टू Q1 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 0.1 कितना आता है? 100 रुपये, सॉरी 1000। 10,000 इंटू 0.1, 1,000 ही आएगा। इसको इधर ले जाओ, 1,000 इंटू 1.5, 1500। 1500 इज Q1 माइनस 10,000, ठीक है। तो Q1 विल बी 10,000 प्लस 1500, 11,500, 11,500 आ जाएगा बच्चों। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड 11,500 हो जाएगी। तो इसने हमारे से क्या पूछा? द फर्म कैन नाउ एक्सपेक्ट द सेल्स ऑफ 11,500 यूनिट। यही बनेगा बेटा, देखो आपके सामने यही आंसर आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। 11,500 यूनिट इसका आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इलास्टिसिटी जब गिवन हो। ओके, सॉर्टेड। चलो सर डन है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। The Indian government imposed heavy taxes on the commodity to reduce its consumption by the public. Such heavy taxes will decrease the demand of the commodity only when, कब डिमांड चेंज होगा? अगर ED 0 होगा फिर तो होगा ही नहीं, ED ग्रेटर देन 1 होगा, ED लेस देन 1 होगा, ED 1 होगा। तो बच्चों देखो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? हैवी टैक्सेस लगा रही है ताकि अल्टीमेटली कंजम्पशन जो है कम हो जाए। तो फिर ज्यादा चेंज के लिए तो ED ग्रेटर देन 1 ही चाहिए, है ना। डिमांड पे इंपैक्ट तभी आएगा, विल डिक्रीज द डिमांड जब ED ग्रेटर देन 1 हो। तो ED ग्रेटर देन 1 बी पार्ट। श्याम ने स्पेंड करे
5,000 रुपए कॉमोडिटी पे और 25 यूनिट्स आई। जब प्राइस चेंज हुआ तो 6,000 रुपए स्पेंड करे तो 20 यूनिट आई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? आओ जी, अब वहां पे तो बच्चों मेथड से तो हमको फर्क नहीं पड़ता, राइट? किसी भी मेथड से बोले तो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मेथड वहां दिखाना तो है नहीं, वहां तो आपको आंसर मार्क करना है। तो किसी भी मेथड से करो, यहाँ पे आपको मेनली सिर्फ इलास्टिसिटी निकालनी है। तो देखो एक्सपेंडिचर कितना है 5,000 और क्वांटिटी कितनी है 25, तो प्राइस कितना आ जाएगा 5,000 अपॉन 25 कितना आता है हमारे पास 5,000 अपॉन 25 200 रुपए का प्राइस आ गया। तो जब प्राइस 200 था तब क्वांटिटी 25 थी, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है 6,000, तो क्वांटिटी कितनी है 20। तो अब आपके पास प्राइस कितना आ जाएगा 6,000 अपॉन 20, 300। तो डेल्टा पी कितना होगा? डेल्टा पी 100 हो जाएगा। P1 माइनस पी होता है बच्चों, और डेल्टा क्यू कितना होगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, 5 अपॉन 25 इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, तो 100 2 5 5 2 अपॉन 5 आ रहा है बच्चों, 2 अपॉन 5 0.4। 0.4 का मतलब आया है मेरे पास ED अगर 0.4 आ रहा है तो इट इज लेस देन 1, लेस देन 1, ED लेस देन 1, ए पार्ट 28 का बन जाएगा बच्चों हमारे पास ए पार्ट, ED लेस देन 1, ठीक है ना, बढ़िया। अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, अगर प्राइस बढ़ता है लीड्स टू डैश इन द टोटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड। बच्चों देखो प्राइस बढ़ रहा है ना, अगर लेस इलास्टिक है, भले ही लेस इलास्टिक है लेकिन चेंज तो हो रहा है डिमांड में चेंज तो हो रहा है, तो ओवरऑल अल्टीमेटली जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने ही वाला है, तो इंक्रीजेस ही आने वाला है, इंक्रीजेस। लास्ट क्या आ रहा है? विद इंक्रीज ऑफ द बर्गर, प्राइस ऑफ द बर्गर 22% से प्राइस चेंज हुआ, डिमांड गिरी 25% से, तो चेंज इन डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। बच्चों डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक का मतलब ही हम लोग ग्रेटर देन 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ए, 30 का बन जाएगा ए। और इसी के साथ दोस्तों भाइयों बहनों चिंटू चिंटी हमारे 30 सवाल यहां से भी कंप्लीट होते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड कंप्लीट है। अब अच्छे तरीके से एक बार सारा का सारा रिवीजन भी ले लेना, इसके बाद मिलते हैं और यूनिट 3 शुरू करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।